हेलो फ्रेंड्स, त्रिनेत्रा करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। त्रिनेत्रा करियर इंस्टीट्यूट नीट यूजी और सीयूईटी के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया है ऑनलाइन वीडियोज, लेक्चर एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर विच इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी न्यू पैटर्न। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का बॉटनी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नीट के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिसको हम सही से नहीं पता कर पाते कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कि द यूनिट ऑफ सेल से है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो किंगडम मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में दे रखा है द यूनिट ऑफ सेल वाले चैप्टर में। तो कभी कभी क्या होता है, हेर फेर करके इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन तक आपके नीट एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए देखिए, चैप्टर का नाम ही क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इट इज ए साइंटिफिक वे। यह एक साइंटिफिक वे होता है जो ऑर्गेनिज्म को स्मॉल ग्रुप्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, और ऐसे कैरेक्टर को वो ऑब्जर्व करता है जो सर्टेन इजिली ऑब्जर्वेबल हो, जो आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इट इज ए साइंटिफिक वे। इट इज साइंटिफिक वे। इट इज साइंटिफिक वे which arranging organisms in groups। ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में अरेंज करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर similarities and differences। ठीक, ये क्या करता है, उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे ग्रुप में क्या करता है, क्लासिफाई करता है। और अच्छा, यहां पर मैं क्या बोला, सर्टेन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ठीक, सर्टेन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, बट फंडामेंटल। ठीक, ये क्या करता है, छोटे से छोटे कैरेक्टर को जिसे आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके, उसके बेस पर ऑर्गेनिजम्स को छोटे छोटे ग्रुप में क्लासिफाई करने का प्रयास करता है। कौन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखिए, क्लासिफिकेशन जनरली होता क्या है, ये क्या करता है, सभी ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर के बेस पर छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड करने का प्रयास करता है। कौन? क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन होता है, इसमें देखिए 2 टाइप से क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म को किया जा सकता है। पहला क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे पहला तो क्लासिफिकेशन में हो सकता है क्या, नॉन साइंटिफिक। एक क्या हो सकता है आपका, नॉन साइंटिफिक, और दूसरा क्या होगा आपका, साइंटिफिक बेसिस। साइंटिफिक बेसिस। तो देखिए, नॉन साइंटिफिक और साइंटिफिक बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता क्या है। नॉन साइंटिफिक क्या होता है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाई किया जाता है, उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी कैरेक्टर को लेकर के उनका कोई बेसिस नहीं बनाया जा सकता है। सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर हम कहें सड़क पर हम जा रहे हैं और वाहन आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सड़क से साइड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर किसी चीज को बेस नहीं बनाया, यहां पर ह्यूमन ने अपना कॉमन सेंस लगाया और सड़क से साइड हो गया। तो ये हो गया क्या, नॉन साइंटिफिक। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक में।
साइंटिफिक बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका होता है? अरस्तु का होता है, ठीक, एरिस्टोटल जी का। एरिस्टोटल जी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है साइंटिफिक में, यानी साइंटिफिक बेसिस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है? एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया था, जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, उन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई करने का प्रयास किया था। कौन? एरिस्टोटल, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी है। अब समझिए इन्होंने क्या किया था। अच्छा, ये क्या है? अर्लीस्ट साइंटिस्ट है ये सबसे अर्लीस्ट साइंटिस्ट है। तो हम लिखेंगे कि ही वाज अर्लीस्ट साइंटिस्ट, अर्लीस्ट साइंटिस्ट हु attempt a more scientific basis for classification। ठीक, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेस पर क्लासिफाई करने का प्रयास किया था एरिस्टोटल जी ने। अब समझिए इन्होंने अब किया क्या था। ठीक, अब हम बात करेंगे एरिस्टोटल सिस्टम की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? एरिस्टोटल सिस्टम की। ठीक, एरिस्टोटल सिस्टम। ठीक, एरिस्टोटल सिस्टम में हम किस चीज की बात करेंगे? देखिए, एरिस्टोटल ने क्या किया था, इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म को एरिस्टोटल ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला पार्ट हम क्या देंगे? सबसे पहला पार्ट था इनका प्लांट, ठीक, और दूसरा पार्ट था एनिमल। तो एरिस्टोटल जी ने क्या किया था, प्लांट को इन्होंने, जितने भी प्लांट थे उसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला पार्ट क्या था? ठीक, सबसे पहला पार्ट था इनका हर्ब्स, हर्ब्स था। और दूसरा पार्ट क्या था? श्रब्स। और तीसरा पार्ट क्या था? ट्रीज। ठीक, जो हर्ब्स होते हैं, यानी जो हर्ब्स होते हैं वो होते कैसे हैं? ये बहुत ही सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट होते हैं। ठीक, सॉफ्ट स्टेम होता है इनका, और इनका साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है। किसका? हर्ब्स का। और जो श्रब्स होता है, जो श्रब्स होता है, इनका स्टेम कैसा होता है? सेवरल वुडी होता है। इनका स्टेम सेवरल वुडी होता है। और ये साइज में कैसे होते हैं? मीडियम साइज के होते हैं। ठीक है, ये मीडियम साइज के होते हैं। और जो ट्रीज होते हैं ये तो कंप्लीटली वुडी होते हैं। ट्री कैसे होते हैं? ये कंप्लीटली वुडी होते हैं। और ये साइज में कैसे होते हैं? ये साइज में काफी लार्ज होते हैं। ठीक, ये साइज में काफी लार्ज होते हैं। कौन? ट्री। और देखिए एरिस्टोटल ने क्या किया था, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेस पर क्लासिफाई तो किया था, लेकिन इन्होंने अपना बेस क्या बनाया था प्लांट को क्लासिफाई करने का? इन्होंने क्या किया था, जो प्लांट को, एरिस्टोटल सिस्टम जो था प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने जो मेन बेसिस बनाया था अपना, ठीक, इनका जो मेन बेसिस था वो क्या था? एरिस्टोटल यूज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। यानी एरिस्टोटल ने प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज किया था। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स में क्या किया इन्होंने? सॉफ्ट होता है ये, और इस साइज में कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। और श्रब्स क्या होता है? सेवरल वुडी होता है और साइज में मीडियम होते हैं। ट्रीज क्या होता है? कंप्लीटली वुडी होता है और साइज में लार्ज होते हैं। और इसको क्लासिफाई करने के लिए बेस क्या बनाया था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब ये होता है
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखकर उन्होंने बताया था कि हाँ ये स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है और ये लार्ज साइज है। ठीक है, अब देखिए एरिस्टोटल ने क्या किया। अब मैंने कहा कि एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट था प्लांट और दूसरा था एनिमल। तो मैं क्या करूंगा, नीचे तो जगह नहीं है, मैं सेकेंड पार्ट इसका यहां पर लिखता हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं सेकेंड पार्ट एनिमल था। सेकेंड पार्ट क्या था, एनिमल। ठीक, अब देखिए एनिमल को एरिस्टोटल ने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। किसको, एनिमल को। एनिमल को एरिस्टोटल ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट क्या था, एनाइमा, इनाइमा, इनाइमा था, और दूसरा क्या था, एनाइमा। ठीक, इनाइमा का मतलब एरिस्टोटल जी ने बताया कि ऐसे एनिमल जिनके ब्लड में आरबीसी होगा उसे हम कहेंगे इनाइमा, यानी कि ये क्या होगा, विद आरबीसी होगा। ये होता है आपका विद आरबीसी। और जो एनाइमा होता है यानी जिसके आगे ए लग गया, ए का मतलब क्या होता है, अब्सेंट। तो जिसके आगे ए लग गया इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा विथआउट आरबीसी, विथआउट आरबीसी होगा। ये समझ रहे हैं क्या बात को, विथआउट आरबीसी। आरबीसी का सेकंड नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। ठीक, तो ये रहा एरिस्टोटल का सेकंड क्लासिफिकेशन एनिमल का। अब इसके लिए उन्होंने अपना बेसिस क्या बनाया था, इसके लिए अरस्तु ने अपना बेसिस क्या बनाया था, बेसिस। देखिए एरिस्टोटल ने एनिमल को आरबीसी के बेस पर ही 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो इनका क्या था, आरबीसी था, यानी रेड ब्लड सेल को इन्होंने बेस बनाया था अपना, और उसी रेड ब्लड सेल के बेस पर एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा का मतलब उन्होंने बताया विद आरबीसी, जिसके ब्लड में आरबीसी हो यानी रेड ब्लड सेल हो, और एनाइमा ए का मतलब क्या हो गया, अब्सेंट हो जाएगा, क्या, आरबीसी, जिस चीज को बेस बनाया है उन्होंने। तो एनाइमा का मतलब क्या होगा, विथआउट आरबीसी, यानी ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी ना पाया जाता हो उससे हम क्या बोलेंगे, एनाइमा बोलेंगे। तो एनिमल को क्लासिफाई करने का बेस क्या था, आरबीसी था। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, एनसीईआरटी इस बात को क्लियरली लिखती है। आप अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन की। बेसिक क्लासिफिकेशन में ठीक क्या आएगा, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा, और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा, और 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा। ये 3 क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी ने क्लियरली अपने बुक में दे रखी है। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको 2 किंगडम से डायरेक्ट 5 किंगडम पे नहीं बल्कि 3 और 4 किंगडम के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि जो क्लासिफिकेशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का, कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां से उठा करके कहां रखा गया, यानी किस किंगडम से उठा करके दूसरे किंगडम में वो कैसे गया, उसका बेस क्या था, ये सारी चीजें आप हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, तो बेसिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, ये दिया गया था कब, ये दिया गया था आपका 18th सेंचुरी में। कब दिया गया था, ठीक, 18th सेंचुरी में आया था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और दिया कौन था, तो कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस जी ने क्या किया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था 18th सेंचुरी में। ठीक, अब देखिए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है। अब लिनियस जी ने क्या किया, लिनियस जी ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे इस अर्थ पर, इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट इन्होंने बनाया था प्लांटी, ठीक,
और दूसरा पार्ट इन्होंने बनाया था एनिमैलिया। ठीक है, क्या बनाया था? एनिमैलिया बनाया था। ठीक, अब देखिए प्लांटी और एनिमैलिया इन्होंने तो बना दिया, लेकिन रखा क्या क्या, समझिए बात को। ठीक, प्लांटी में लिनियस जी ने क्या रखा? एल्गी रखा। ठीक, और क्या रखा? ब्रायोफाइटा रखा। ठीक, और क्या रखा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा रखा। और क्या रखा? जिम्नो रखा। ठीक, यानी जिम्नोस्पर्म रखा और एंजियोस्पर्म रखा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रखा। इसके अलावा क्या रखा? इसके अलावा उन्होंने फंजाई को भी उठा करके प्लांट में रख दिया, और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी उन्होंने कहा रखा? प्लांट में। इसके साथ आर्की बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को इन्होंने कहा रखा था? प्लांटी में रखा था। अब एनिमल में इन्होंने क्या क्या रखा? एनिमल में देखिए, एनिमल में इन्होंने रखा क्या? प्रोटोजोआ रखा। ठीक, प्रोटोजोआ रखा यानी अमीबा रखा। और क्या रखा? एवीज रखा यानी बर्ड। और क्या रखा? फिशेज रखा। ठीक, डायटम्स रखा। ठीक, डायटम्स रखा। और यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे इन्होंने उठा करके कहां रख दिया? एनिमल में। इसके साथ इन्होंने स्पंज को भी रखा कहां पर? ठीक, एनिमल में। अब समझिए बात को। लिनियस जी ने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इन सब को इन्होंने प्लांट में रखा। प्रोटोजोआ, एविज, फिशेस, डायटम्स और स्पंज को इन्होंने कहा रखा? एनिमल में रखा। तो क्या इन्होंने क्लासिफिकेशन एकदम सही किया था? बिल्कुल नहीं। देखिए, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो ये क्या होते हैं? ये ग्रीन प्लांट होते हैं। इनके सेल में प्लास्टिड यानी कि प्लास्टिड के अंदर थैलाक पर लेमिनी के बीच क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जिसके हेल्प से ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाते हैं। यानी एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो ये बिहेव करते हैं ऑटोट्रॉप्स की तरह, जबकि फंजाई बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है। ठीक है, अब समझिए बात को। एल्गी और ब्रायो, जिम्नो, एंजियो जितने भी हैं इनका जो सेल होता है सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पेक्टिन, लिग्निन से मिलकर के बना होता है। लेकिन जो फंजाई होता है इसका सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरेमिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है का पिगमेंट है एल्गी से लेकर के एंजियो तक डिफरेंट है। फंजाई और बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया का भी क्या डिफरेंट है। ठीक, अब समझिए, ये ऑटोट्रॉप्स है और ये हेटेरोट्रॉप्स है, तो इनके कैरेक्टर डिसमैच हो गए। यानी कि फंजाई, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, फंजाई तो यूकैरियोटिक है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब यूकैरियोटिक है, लेकिन बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है। यानी सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर देखा जाए तो यहां पर उन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया है उनके कैरेक्टर डिसमैच हो रहे हैं। ठीक, अब आते हैं एनिमल पर। तो देखिए एनिमैलिया में क्या करते हैं इन्होंने? प्रोटोजोआ, एविज, फिशेस, डायटम्स और स्पंज को रखा। यानी यहां पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रखे गए हैं। यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ और स्पंज ये क्या है? यूनिसेलुलर हो गए। एविज, फिशेस ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर हैं। तो इनके भी कैरेक्टर क्या हो गए? डिसमैच हो गए। यहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए इनके कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, जबकि क्लासिफिकेशन कहता है कि एक ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है उन सब के कैरेक्टर क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यानी अगर प्लांटी में इन सब के कैरेक्टर सेम होते तो एल्गी की स्टडी करके सभी का स्टडी हो जाता। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे उन सभी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर क्या होंगे? बिल्कुल सेम होने चाहिए। लेकिन यहां पर भी डिफरेंट है, यहां पर भी डिफरेंट है, सेल कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफरेंट है, न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है। ठीक, सब के सब क्या है? डिफरेंट है। इसकी वजह से जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसके ड्रॉबैक हो गया, यानी फेल हो गया।
फेल क्यों हुआ? मेन रीजन क्या था? केवल फ्यू कैरेक्टर को कंसीडर किया था इन्होंने। क्या? यानी बेसिस की बात करते हैं पहले हम, बेसिस की बात से ये चीजें क्लियर होगी। तो अब देखिए, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या बनाया था इन्होंने? तीन मेन बेसिस बनाया था। सबसे पहला बेसिस इन्होंने बनाया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, कौन? लिनियस जी ने। सबसे पहला क्या था? सेल वॉल। यानी कि प्लांट में सेल वॉल है और एनिमल में कहीं भी सेल वॉल नहीं है, इसके बेस पर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। लेकिन इधर कैरेक्टर क्या होना? डिसमैच। किसी का न्यूट्रिशन नहीं मैच कर रहा है तो किसी की सेल कॉम्प्लेक्सिटी मैच नहीं कर रही है, तो कहीं यूनिसेलुलर हो जा रहा है तो कहीं मल्टी सेलुलर हो जा रहा है, सब कैरेक्टर डिसमैच थे। अच्छा, इधर जितने भी एनिमल हैं इन सब में लोकोमोशन और मूवमेंट की कैपेसिटी होती है, जबकि इधर जितने एनिमल हैं इसमें लोकोमोशन और मूवमेंट की कैपेसिटी नहीं होती है। तो दूसरा इन्होंने बेसिस क्या बनाया था अपना? लोकोमोशन का। ठीक है, दूसरा इन्होंने अपना बेस बनाया लोकोमोशन का, और तीसरा इन्होंने बेस बनाया था क्या? मूवमेंट का। ठीक है, लोकोमोशन, मूवमेंट और सेल वॉल, ये तीन चीजों को उन्होंने बेसिस बना करके अपना क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 18th सेंचुरी में दिया था। ठीक, अब समझिए इसके ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक ये है सेल कॉम्प्लेक्सिटी, न्यूट्रिशन। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक, यहां पर हम लिखेंगे ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लिखेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैन नॉट डिफाइन बिटवीन, कैन नॉट डिफाइन बिटवीन किसके किसके बीच? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफाइन नहीं कर पाया। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहा कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सब के सब क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। और इधर क्या है? हेटेरोट्रॉप्स, और ये भी क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ठीक, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, यानी इन चीजों के बीच में, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बीच टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफाइन नहीं कर पाया था। अब समझिए, मैं कहा कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, फंजाई, ये कैसे हैं? ये है प्रोकैरियोटिक। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? यूकैरियोटिक। यानी कि ये हो गया प्रोकैरियोटिक और इतने सब के सब क्या है? यूकैरियोटिक। और ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, फंजाई, ये तो है आपका यूकैरियोटिक। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक। कैरेक्टर डिफरेंट है बट रखा एक ही ग्रुप में गया है। तो ये क्या था? ड्रॉबैक था। तो यहां पर सेकेंड वाला हम क्या लिखेंगे? यूकैरियोटिक। ठीक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच डिफरेंस नहीं दे पाया था। तीसरा हम क्या देंगे? तीसरा हम कहेंगे स्पंज क्या है? प्रोटोजोवन, अमीबा, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर। जबकि एविज, फिशेस, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यूनिसेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक, इन दोनों के बीच में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट नहीं बता पाया था। अब चौथा क्या हो सकता है? देखिए, मैंने कहा
एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा? क्या फंजाई फोटोसिंथेसिस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, ठीक, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के बीच, ठीक, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के बीच डिफरेंट नहीं बता पाया था कौन? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या था? ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक किसका था? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ये ड्रॉबैक था, जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल एकदम क्लियरली बातें चल रही हैं। यहां पर हम जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं, सारी की सारी बातें एनसीईआरटी ने क्लियरली एकदम दे रखा है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी प्योर 100% फिल्टर करके ही पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, तो एनसीईआरटी के बाहर यहाँ भी हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि अब आगे समझ क्या बढ़ी। ठीक, देखिए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने आपको समझाया और उसके क्या ड्रॉबैक था ये समझाया हमने आपको। ठीक, तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्यों आए, इसका सबसे मेन रीजन क्या था ये देखते हैं। सबसे पहले ये बता दें आपको हम कि जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें एक तो हमने देखा कि क्या था? प्लैंटी था, और दूसरा हमने क्या देखा था? एनिमैलिया देखा। ठीक, एनिमैलिया देखा। अब समझिए ड्रॉबैक क्यों निकल करके आया। क्या टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब दिया गया वो गलत था? बिल्कुल नहीं। 18th सेंचुरी में जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था, तो उस टाइम के अनुसार, उस समय के अनुसार ये क्लासिफिकेशन परफेक्ट था। ठीक, एनसीईआरटी इस बात को क्लियरली लिखती है। एनसीईआरटी ये भी बात लिखती है कि विद टाइम, जैसे जैसे समय बीता, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई और ग्रुप रीसफलिंग हो गई थी। तो हम एनसीईआरटी इस बात को लिखती है, तो मैं यहां आपको बताऊंगा कि विद टाइम, ठीक, विद टाइम जैसे जैसे समय बीता, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो जो अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक, अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? इंक्रीज किया। ठीक, विद टाइम अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो जब इंक्रीज हुआ तो जितने भी ग्रुप्स थे, ठीक, ग्रुप्स की क्या हुई? रीसफलिंग हुई। ठीक, ग्रुप्स की रीसफलिंग हुई। कौन से ग्रुप्स की? प्लांट तो सेम रहा। ठीक, प्लांट का जो ग्रुप था वो क्या रहा? प्लांट तो सेम था। और क्लासिफिकेशन किसका हुआ? एनिमल का, यानी एनिमैलिया क्लासिफाई हुआ। मींस यानी जैसे जैसे समय बढ़ा, ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, तो उनके कैरेक्टर भी क्या हुए? सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस भी दिखने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ, एनसीईआरटी इस लाइन को लिखती है कि विद टाइम अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है, ग्रुप्स की रीसफलिंग हुई है। मतलब कि एनिमैलिया से कुछ ऑर्गेनिज्म को निकाल करके एक नए किंगडम में रख दिया गया था। तब जाकर के बना कौन सा किंगडम? थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हम बात करने वाले हैं किसका? अब हम बात करेंगे थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ठीक, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया गया? तो 1866 में दिया गया। 1866 में दिया गया था। और दिया कौन था? अर्नेस्ट हेकल। ठीक, अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल जी ने दिया था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
तो क्या आपको सन याद करनी है? जी बिल्कुल नहीं, सन आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि सन एग्जाम में नहीं पूछता है और ये सन एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। तो जो सन एनसीईआरटी में देगा उसी सन को हमें याद करना है और कोई सन हमें याद नहीं करनी है। तो अब समझिए थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हुआ क्या था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ओल्ड ग्रुप्स थे वो तो सेम थे, उसमें कोई डिफरेंट नहीं हुआ। जो प्लांटी था, प्लांटी अपने प्लेस पर था और जो एनिमैलिया था ये अपने प्लेस पर सेम था। तो हुआ चेंजिंग क्या हुआ? मैंने कहा कि ग्रुप्स की रीशफलिंग हुई। ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए थे वहां से निकाल करके उसे दूसरे किंगडम में रखा गया। मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म बना था वो बना था प्रोटिस्टा। क्या बना था? प्रोटिस्टा बना था। किंगडम प्रोटिस्टा की स्थापना भी अर्नेस्ट हेकल जी ने ही किया था। तो अब समझिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट में क्या क्या रखा गया था? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोएंजियो, फंजाई, बैक्टीरिया रखा गया था। तो अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया? अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया, जो प्लांटी किंगडम था यहां से इन्होंने क्या निकाला? यहां से इन्होंने फंजाई को निकाल करके रख दिया कहां? प्रोटिस्टा में। इसके साथ साथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी कहां रख दिया? प्रोटिस्टा में। अब समझिए प्लांटी किंगडम से फंजाई और बैक्टीरिया को निकाल करके कहां रखा गया? प्रोटिस्टा में। अब एनिमल से क्या निकाला गया? जो एनिमैलिया था इसमें से क्या क्या निकला? इसमें से निकला प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ निकला, स्पंज निकला, ठीक, डायाटम्स निकला। इन सबको निकाल करके कहां रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था। तो अब समझिए बात को, यहां पर केवल क्या बचे? एविज, फिशेस, एनिमैलिया, यही बचे कहां? एनिमल में। अब इसमें क्या बचा? एल्गी बचा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म बचा कहां? प्लांटी में। यानी कि अब समझिए क्या थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन परफेक्ट है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अभी भी इसके भी ड्रॉबैक है, इसकी भी फेल हो गया है ये। कैसे? समझिए बात को। फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक है। प्रोटोजोआ, स्पंज, डायटम्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक। फंजाई यूकैरियोटिक, प्रोटोजोआ, स्पंज, डायटम्स यूकैरियोटिक। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो अभी प्रोटिस्टा में भी जो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज है अभी भी वो डिसमैच है। इसका मतलब थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की यही ड्रॉबैक है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये फंजाई और बैक्टीरिया के बीच डिफरेंसेस नहीं दे पा रहा है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पंज और डायटम्स के बीच भी डिफरेंस नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब यहां पर कैरेक्टर डिसमैच है। अब समझिए बात को। अब इसके बाद क्या आता है? यही ड्रॉबैक है इसका कि फंजाई और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और स्पंज, बैक्टीरिया और डायटम्स के बीच डिफरेंस नहीं बता पाया था कौन? थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। समझिए बात को। ठीक, देखिए फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या किया गया समझिएगा बात को आप। देखिए जो प्लांट था, प्लांट तो अपने प्लेस पर सेम है, ठीक, और जो एनिमल है, ठीक, एनिमल भी अपने स्थान पर सेम है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भी सेम है। तो चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ था, जो किंगडम चेंज होके बना था उसका नाम था मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा नाम था। अब समझिए बात को। अब थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूं। जैसे देखिए अगर मैं कहूं
टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया था? तो आप कहेंगे किंगडम प्लांटी में रखा गया था। जैसे अब मैं कहूं कि थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अल्टरनेरिया जो कि एक फंजाई है, चलिए अल्टरनेरिया ही लेते हैं, उसको कहाँ रखा गया है? तो आप कहेंगे उसे किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। समझ रहे हैं क्या बात को? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया कहाँ है? प्लांटी में है। थ्री किंगडम में कहाँ है? तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा में है। मैं कहूं अल्टरनेरिया जो कि एक फंजाई है, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहाँ है? तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा में है। ठीक, अब समझिए बात को। जो प्लांटी है, ठीक, प्लांटी ये तो अपनी जगह सेम है, प्रोटिस्टा और एनिमलिया भी सेम है। समझिए बात को। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या था? यहां पर हमने देखा क्या क्या था? फंजाई था, प्रोटोजोआ था, स्पंज था, डायटम्स था। तो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किया क्या गया? ठीक, चलिए, फंजाई था, प्रोटोजोआ था, और क्या था? डायटम्स था, ठीक, और स्पंज था। ये कहां रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के। अब देखिए, जब फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो कॉपलैंड, मैं नाम लिख देता हूं साइंटिस्ट का, ठीक ठीक, 1966 में, ठीक, कॉपलैंड इन्होंने क्या किया था? कॉपलैंड ने फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। क्या सन याद करनी है? बिल्कुल नहीं, आपको सन याद ही नहीं करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी सन नहीं दे रखा है। ठीक, तो अब समझिए बात को। कॉपलैंड जी ने क्या किया? फिर से प्रोटिस्टा से निकाल करके फंजाई को इन्होंने भेज दिया कहां? प्लांटी में। ठीक, प्रोटिस्टा को निकाल करके इन्होंने फंजाई को प्लांटी में भेज दिया। और जो यहां पर, अच्छा, बैक्टीरिया जो था उसको भी कहां रखा गया था? बैक्टीरिया को, ठीक, बैक्टीरिया को भी रखा गया प्रोटिस्टा में। अब समझिए बात को। कॉपलैंड जी ने क्या किया? यहां से बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को निकाल करके रख दिया किंगडम मोनेरा में। यानी यहां से अब फंजाई हट गया और यहां से अब बैक्टीरिया हट गया। तो यहां आया क्या? यहां आ गया आपका बैक्टीरिया आएगा, ठीक, बैक्टीरिया आया और आर्की बैक्टीरिया आया। आर्की बैक्टीरिया, ठीक, ये आ गया किंगडम मोनेरा में। यानी कि किंगडम मोनेरा अब क्या हो गया? किंगडम मोनेरा अब कंप्लीटली हो चुका है प्रोकैरियोटिक। किंगडम मोनेरा अब कंप्लीटली क्या हो चुका है? प्रोकैरियोटिक हो चुका है। ठीक, अब किंगडम प्रोटिस्टा क्या हो गया? किंगडम प्रोटिस्टा हो गया आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ये क्या हो गया? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो गया। समझ रहे हैं क्या बात को आप? ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब समझिए बात को। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉबैक हो सकते हैं। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज किया, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस तो कम होते गए। तो यहां देखिए, कॉपलैंड ने क्या किया? प्रोटिस्टा से फंजाई को निकाल करके कहां रखा? प्लांटी में। जबकि ये क्या है? प्लांटी क्या है? प्लांट का समूह है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म प्लांट रखे गए हैं वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक हैं, ग्रीन है, ऑटोट्रॉप्स है। क्या फंजाई फोटोसिंथेसिस करता है? जी बिल्कुल नहीं, फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी क्या यहां पर
कैरेक्टर मैच है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कैरेक्टर अभी भी डिसमैच है। यानी कि कुछ साल बाद, ठीक, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। तो अब हम बात करेंगे किसका? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। देखिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, विद टाइम अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई हमारी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आर एच विटेकर आए 1969 में। इन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन को इंक्लूड किया कहां, अपने क्लासिफिकेशन में। इवोल्यूशन को जब इंक्लूड किया तो इससे क्या हुआ, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर थे वो क्या हुए, रिस्ट्रिक्ट हो गए। यानी कैरेक्टर आसानी से ऑब्जर्व किए जाने लगे अलग अलग ग्रुप के। तो उन्होंने क्या किया था, बस प्लांटी से फंजाई को निकाल करके एक अलग किंगडम बना दिया था। किस चीज का, फंजाई का। तो अब चलिए हम लोग मूव करते हैं कहा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक कब आया, तो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ साल बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था। ठीक, तो हुआ क्या, विच इज इवोल्यूशनरी वर्क ऑन क्लासिफिकेशन बाई आर एच विटेकर इन 1969। यानी कि आर एच विटेकर के द्वारा इवोल्यूशनरी वर्क के बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ जो प्लांट था, ठीक, इन्होंने प्लांटी से निकाल करके फंजाई को, ठीक, प्लांटी से फंजाई को निकाल करके एक अलग किंगडम में रख दिया था। ठीक, यानी कि इन्होंने क्या किया, प्लांटी में से फंजाई को निकाल करके एक अलग किंगडम में रख दिया था। इसके बाद क्या था, प्रोटिस्टा था, और क्या था, मोनेरा था, फिर क्या था, एनिमेलिया था। ठीक, एनिमेलिया था। अब समझिए, फंजाई की एक अलग किंगडम बन गई। प्लांट में क्या क्या रखा गया, एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म को रखा गया। जितने भी फंजाई थे उनको एक साथ एक किंगडम में रखा गया। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। इसके बाद जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे उन्हें रखा गया किंगडम मोनेरा में। इसके बाद जितने भी एनिमल थे उनको कहाँ रखा गया, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था। अब समझिए बात को, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया था, तो आप कहेंगे आर एच विटेकर। ठीक है, आर एच विटेकर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में दिया था। ठीक है, इस ईयर को आपको याद रखनी है क्योंकि ये 1969 जो ईयर है ये बुक में दे रखा है एनसीईआरटी के। ठीक, तो अब समझिए इसके बाद एनसीईआरटी क्या करती है, जो आर एच विटेकर हैं उन्होंने अपना जो क्राइटेरिया बनाया था क्लासिफिकेशन का, एनसीईआरटी उस बात को लिखती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां लिखेंगे क्राइटेरिया। ठीक, क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लास। सबसे पहला आर एच विटेकर जी ने क्या किया था, सबसे पहला क्राइटेरिया अपना बनाया था सेल स्ट्रक्चर को। सेल स्ट्रक्चर को, ठीक, तो सेल स्ट्रक्चर से हमें यह पता चला, सबसे पहला क्राइटेरिया इन्होंने बनाया था अपना सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर से हमें यह पता चला कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। समझ रहे हैं क्या बात को, ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है ये पता चला। सेकंड इन्होंने अपना क्राइटेरिया क्या बनाया था, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन।
थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन से ये पता चला कि जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। ठीक, इसके बाद इन्होंने अपना क्या बनाया क्राइटेरिया, इसके बाद उन्होंने अपना बनाया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया। इससे ये पता चला कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स है। ठीक, ऑटोट्रॉप्स है या फिर हेट्रोट्रॉप्स है। ठीक, ऑटोट्रॉप्स है या फिर हेट्रोट्रॉप्स है। इसके बाद इन्होंने अपना बनाया क्या क्राइटेरिया, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को अपना क्राइटेरिया बनाया। इसके बाद अपना लास्ट क्राइटेरिया इन्होंने क्या बनाया था, फाइलोजेनेटिक। ठीक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, किसी भी इवोल्यूशन को इंक्लूड किया जाता है, और जब इवोल्यूशन को इंक्लूड किया जाता है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो ये 5 क्राइटेरिया इन्होंने बनाया था, कौन, आर.एच. व्हिटेकर जी ने अपने क्लासिफिकेशन के लिए। तो समझिए एक बार फिर से 5 किंगडम। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। आप चाहे तो लिख सकते हैं इस बात को कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, इससे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था। ठीक, इसे 1969 में आर.एच. व्हिटेकर जी ने प्रपोज किया था। 5 नाम क्या थे, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा और एनिमेलिया। ठीक, क्राइटेरिया क्या बनाया, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिन चीजों को नहीं बता पाया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया। इसलिए हम कहते हैं कि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। इसे लोगों को द्वारा काफी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद एनसीईआरटी क्या करती है, एक चार्ट देती है। चार्ट पेपर में वो क्या करती है कि इन सभी जो 5 किंगडम है इनके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती है। तो अब हम बात करेंगे उस मेन कैरेक्टर की जो एनसीईआरटी क्या करती है, यहां पर दिखाती है। ठीक है, तो इस चार्ट के जरिए हम ये जानते हैं कि जो 5 किंगडम था उसका क्या कैरेक्टर है वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, 5 किंगडम्स लिखा है, इसके बाद उनके नाम लिखा है, और यहां पर मैं कैरेक्टर्स लिखा हूं उनके। तो सबसे पहले मैं लिया हूं सेल टाइप। किंगडम मोनेरा का कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा का कैसा होता है, यूकैरियोटिक। फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी और एनिमेलिया आल्सो यूकैरियोटिक। ठीक, अब सेल वॉल, कैरेक्टर में है सेल वॉल। तो मोनेरा का सेल वॉल कैसा होता है, नॉन सेलुलोसिक, पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड यानी म्यूरेमिक एसिड से मिलकर के बना होता है। प्रोटिस्टा का कैसा होता है सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है। तो सेल वॉल कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है किंगडम प्रोटिस्टा में। फंजाई में क्या होता है, कंप्लीटली प्रेजेंट होता है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड का। प्लांटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सेलुलोज का बना होता है। और एनिमेलिया में सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है। अब समझिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के आउटर मोस्ट लेयर पे एक कला पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है किंगडम मोनेरा में एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया तक, यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सब यूकैरियोटिक है, जिसकी वजह से इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किंगडम मोनेरा के कैसा है, सेलुलर है। प्रोटिस्टा कैसा है, सेलुलर है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, सेलुलर है। फंजाई कैसा है, मल्टी सेलुलर है, कुछ में लूज टिश्यू भी पाया जाता है। और प्लांटी कैसा होता है, जो प्लांटी होते हैं उनमें टिश्यू और ऑर्गन पाया जाता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कंपेनियन टिश्यू। ठीक, इसके बाद क्या है, एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या होता है,
टिश्यू पाया जाता है, ऑर्गन पाया जाता है और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। यानी कि एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सब में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ठीक, इसके बाद किंगडम मोनेरा में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किंगडम मोनेरा का कैसा होता है, ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेटिक होते हैं। यानी केमिकल को ब्रेक डाउन करके उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी का उपयोग एटीपी के रूप में करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कीमोसिंथेटिक। और जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उसे कहेंगे फोटोसिंथेटिक। प्रोटिस्टा क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और हेट्रोट्रॉपिक होता है। फंजाई कैसा होता है, हेट्रोट्रॉप होता है, सेप्रोफाइट और पैरासिटिक होता है। प्लेंटी कैसा होता है, कंप्लीटली ऑटोट्रॉपिक और कंप्लीटली फोटोसिंथेटिक होता है ये। एनिमेलिया कैसा होता है, कंप्लीटली हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक और सेप्रोफाइट एक्सेट्रा और हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, सेप्रोफाइट हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, एनिमेलिया में है। तो ये एक चार्ट पेपर होता है जो एनसीईआरटी ड्रा करती है कि कौन से किंगडम का कैसा कैरेक्टर होता है, क्या प्रेजेंट क्या एब्सेंट होता है। तो ये चार्ट पेपर आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इस चार्ट पेपर से क्वेश्चन नीट के एग्जाम में बनाता है और आगे भी बनाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कौन था, तो कार्ल उज ने दिया था, कार्ल उज। ठीक, कार्ल उज ने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। कार्ल उज के अकॉर्डिंग जो लाइफ होता है, ठीक, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है, कार्ल उज के अकॉर्डिंग 3 डोमेन में डिवाइड होता है। ठीक, यानी लाइफ के 3 डोमेन होते हैं, 3 डोमेन में डिवाइड होता है। ठीक, लाइफ 3 डोमेन में डिवाइड होता है। कौन कौन में होता है, सबसे पहले समझिएगा। ठीक, लाइफ पहला होता है आर्किया। ठीक, आर्किया होता है। इसके बाद क्या होता है, प्रोकैरिया होता है। इसके बाद क्या होता है, यूकैरिया होता है। ठीक, आर्किया ये क्या है, ये लाइफ के 3 डोमेन होते हैं जो कौन दिया था, कार्ल उज ने दिया था। आर्किया में क्या रखा गया, आर्किया में रखा गया है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। प्रोकैरिया में रखा गया है यू बैक्टीरिया। ठीक, और यूकैरिया में क्या रखा गया है, समझिएगा, प्लांटी, ठीक, प्रोटिस्टा और फंजाई और एनिमल, यानी कि एनिमेलिया। ठीक, लाइफ के 3 डोमेन होते हैं। और 6 किंगडम कैसे होगा, देखिएगा, यहां से 4 किंगडम ये मिला, ठीक, 4 किंगडम ये होगा, 5 और 1 6, यानी 2 इधर और 4 उधर, टोटल कितने हुए 6। तो 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल उज ने दिया था। इन्होंने किया कुछ नहीं था, आप यहां पर देख रहे हैं किंगडम मोनेरा गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्ल उज ने क्या किया था, किंगडम मोनेरा को स्प्लिट करके, यानी उसी को तोड़ करके स्प्लिट कर करके उसी को क्या बनाया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। कौन बनाया, कार्ल उज ने दिया। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा को स्प्लिट किया गया और आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया बनाया गया। 4 यहां पर है और 2 यहां पर है, टोटल कितने हुए, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुए। ठीक, अब समझिएगा, इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा देखेंगे और ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, कहां से किस चीज का क्वेश्चन बनता है। अब इसके बारे में हम क्या चीजों को ऑब्जर्व करते हैं।
तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये होना चाहिए कि हाउ क्लासिफिकेशन चेंज, क्लासिफिकेशन कैसे चेंज होता है। समझिएगा बात को। मैंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया आपको, जो कि एनसीईआरटी इस बात को लिखी हुई है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, यानी विद टाइम क्लासिफिकेशन चेंज होता है। क्यों? तो आप कहेंगे बिकॉज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इंक्लूड, जैसे जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इंक्लूड होता जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो मोर रिफाइंड होता जाता है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बीच की सिमिलरिटी, जो डिफरेंसेस, वो समाप्त होने लगते हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस और सिमिलरिटी समाप्त होने लगते हैं, तब वह क्लासिफिकेशन क्या, तो मोर रिफाइंड होता जाता है। यानी क्लासिफिकेशन कभी रुकेगा नहीं, जैसे जैसे इवोल्यूशन इंक्लूड करते जाएंगे वैसे वैसे क्लासिफिकेशन भी क्या होगा, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन भी बढ़ता जाएगा। ड्रॉबैक मिलेंगे कुछ चीजों का, कुछ चीजों सही की जाएंगी, ऐसे ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं ये। अब देखिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट वी लुक फॉरवर्ड। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, मोर फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया को हम इंक्लूड करते जाएंगे। जैसे जैसे फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया को हम इंक्लूड करेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होगा, मोर रिफाइंड होता रहेगा। समझ में आ रही है क्या बात? क्लासिफिकेशन मोर रिफाइंड का मतलब ये क्लासिफिकेशन सही होता जाएगा आगे जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट होंगे। इसके बाद क्वेश्चन टाइप दे कैन आस्क इन दिस टॉपिक। अभी तक हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जाएगा, सबसे मेन ये है कि बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, क्योंकि इस बेसिस से हमें ये पता चलता है टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम में जो भी ड्रॉबैक थे वो आ करके फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो जैसे मैं कहूं क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। तो इसे कहां रखा गया है, इसे कहां रखा गया है, तो इसका सही आंसर आप क्या देंगे, इसका सही आंसर होगा क्या, प्रोटिस्टा। ठीक। अब हम बात ये करते हैं कि इसे तो प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन बट फाइव किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग कहां रखा गया, इसका जवाब आप ढूंढेंगे। ठीक। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक ही बात करेंगे। अगला लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगा किंगडम मोनेरा। ठीक, किंगडम मोनेरा में जितनी भी चीजों को एनसीईआरटी ने लिखा है उन सब चीजों को मैं फिल्टर करके बोर्ड पे पढ़ाऊंगा और आप मेरे साथ साथ समझते रहेंगे वीडियो को और नोट्स अपना बनाते रहेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।